चलो, आप सभी को नमस्कार। आइए मैं ले चलता हूँ KI सॉल्यूशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और मैं आपको पढ़ाऊंगा नीट और 11th के सिलेबस में मोल कॉन्सेप्ट। और मोल कॉन्सेप्ट जो होता है, आप भी जानते हो कि बायो के जो बच्चे होते हैं, मोल कॉन्सेप्ट के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो काफ़ी झेलाते हैं, काफ़ी रुलाता है। तो उसी चीज़ को मैं आपको समझाना चाहता हूँ अच्छे तरीके से। पूरी कंप्लीट लेक्चर में वीडियो के साथ बने रहिएगा, तब आपको लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं लेट नहीं करता हूं, मैं आपको लेक्चर पे ले चलता हूं। सबसे पहले कि मोल होता क्या है, तो डिफिनीशन बताने से पहले बेटा मैं आपको मोल को आपके डेली लाइफ से कनेक्ट करूंगा, फिर आपको मोल पेज पे ले आऊंगा। तो मोल पेज पे आने से पहले एक फ्रेश पेज पे मैं आपको बताता हूं कि मोल एक्चुअली है क्या, कहां से इसको कनेक्ट किया जाए। तो मैं कनेक्ट करके आपको समझाता हूं बेटा। मोल एक्चुअली जैसे आप अपने डेली लाइफ में बात करते हो, अपनी जिंदगी में जो बात करते हो, अपनी डेली लाइफ में जो बात करते हो, उसके बारे में मैं आपसे पहले बात करना चाहता हूं, तब आपको मोल बताऊंगा, आनंद आएगा। ठीक है, देखिए, तो इन डेली लाइफ की अगर बात करते हैं, अगर हम लोग उनके डेली लाइफ की बात करें, अपनी डेली लाइफ की बात करें, तो हम क्या जानते हैं, मुझे क्या पता होता है? मुझे पता ये है कि भैया दुनिया का कोई भी सामान खरीदना है, परचेजिंग करना है, आपको आपको कोई चीज खरीदनी है, तो आप कहते हो, आपके घर वाले क्या बोलते हैं, बेटा मार्केट जाना तो 1 डजन एप्पल खरीद के लाना या बनाना खरीद के लाना। तो आप क्या बोलते हो कि 1 डजन जो होता है वो 12 क्वांटिटी होता है। ये बच्चा भी जानने लगता है, 12 क्वांटिटी को वो इंडिकेट करता है, ये भी आपको ये भी पता होगा। इतना ही नहीं, आप अगर 1 डजन के जगह पे आप अगर 1 किलोग्राम की बात करते हो, 1 किलोग्राम की बात करते हो, तो आपके दिमाग में आता है कि भाई साहब 1 किलोग्राम जो होता है वो 1 ग्राम के इक्वल होता है। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर क्विंटल की बात किया जाए, अगर हम लोग क्विंटल की बात करते हैं, तो क्विंटल भी आपका डिफिनिट होता। तो ये सारी बातें क्या होती हैं, डिफिनिट होती हैं। ये सारी बातें आपको पता है। लेकिन ये सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ये आपके जिंदगी की बात करते हो, अपने डेली लाइफ में बात करते हो। तो हम जब अपने सब्जेक्ट में आते हैं, अपने केमिस्ट्री भाषा में बात करें, तो मोल, डजन को हटाओ और मोल को ले आओ, यही बात होता है। तो हम बताते हैं कि मोल क्या होता है, जस्ट सिमिलर टू इनके। मोल क्या होता है, ये भी एक काउंटिंग नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट अ काउंटिंग नंबर बेटा, ये भी काउंटिंग नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये रिप्रेजेंट कर रहा था काउंटिंग नंबर को, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा था, उसी तरीके से ये भी आपका रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो बेटा काउंटिंग नंबर भी तो फिक्स होना चाहिए। जो ये फिक्स होता है, ये पूरी बात, ये 12 जो लिखा हुआ है ना, ये पूरा फिक्स क्वांटिटी होता है, ये बदलता नहीं है। वैसे मोल भी जो होता है ना, वो फिक्स क्वांटिटी को बताता है। फर्क क्या है, ये डेली लाइफ में यूज करते हो और ये केमिस्ट्री में यूज करते हो। तो भाई साहब एक मोल जो होता है ना, अभी आगे मैं बताऊंगा डिटेल, वो एक नंबर लिया गया है 6.022 10⁻23 जो होता है, वो आपके पार्टिकल्स के इक्वल होता है। कोई भी पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का मतलब इंटिटी की बात कर रहा हूं, पार्टिकल्स की बात का मतलब हो रहा है इंटिटी। जैसे मान लो तुम बोलोगे सर 1 मोल बनाना ले आना, तो 1 मोल बनाना का मतलब बेवकूफी वाली बात करना। 1 मोल हम सब्सटेंस की बात करेंगे, लेकिन 1 मोल हम बनाना या एप्पल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि 1 मोल बनाना एप्पल केमिस्ट्री की भाषा में नहीं आता, वो आता है डेली लाइफ में। तो अगर हम दूसरे बात करते हैं, तो 1 मोल का मतलब होता क्या है, 1 मोल किस 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 बात को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो देखिए 1 मोल जो होता है वो क्या होता है, आप जान रहे हो, एवोगैड्रो नंबर होता है। तो भाई एवोगैड्रो नंबर, आप पार्टिकल्स की बात करो तो पार्टिकल्स तो यार सब कुछ हो सकता है ना। पार्टिकल जो हो सकता है, आप अगर ध्यान दीजिए, पार्टिकल अगर हम बात करेंगे तो पार्टिकल के अंदर एटम भी हो सकता है। पार्टिकल्स का मतलब मॉलिक्यूल भी हो सकता है भाई साहब। पार्टिकल्स का मतलब आपका जो होता है वो मॉलिक्यूल के बाद आपका आयंस भी हो सकता है। पार्टिकल्स के बाद भाई साहब प्रोटॉन को भी आप पार्टिकल्स बोलोगे, आपको अच्छी तरह पता है। पार्टिकल्स में आप इलेक्ट्रॉन की बात कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन भी होता है। पार्टिकल्स में आप जितने भी जानते हो न्यूट्रॉन भी होते हैं, और भी जो पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में
इन सिर्फ तीनों चीजों की बात करनी होती है, इसके अलावा मुझे नहीं देखना होता है। तो जैसे आपसे कोई पूछ दिया कि भाई आप दुकान जाओ और 1 मोल सोडियम परचेज करके ले आओ, 1 मोल आप सोडियम आपको परचेज करना है, तो क्या बोलोगे कि सर ने तो ये बताया था कि 1 मोल ऑफ सोडियम एटम जो होता है वो किसके इक्वल होता है भाई साहब, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है। बात क्लियर है? तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम आप लिख दोगे, नंबर ऑफ सोडियम एटम। अब जरा ये बताओ कि क्या ये बात पॉसिबल है कि इतने बिग नंबर को डेली लाइफ में यूज करना। आप देख सकते हो, अगर आपको मैं थोड़ा सा आपके दिमाग में ले आऊं तो आप देख सकते हो कि 6 पॉइंट जो 02 नंबर आपका दिख रहा है, 022 जो नंबर आपका दिख रहा है, ये मत देखो। अभी आप 23 को देखो ना, पावर 23 का मतलब क्या, बहुत बिग नंबर होता है और उस नंबर को पता लगाना इम्पॉसिबल होता है। ये पेपर पे सिर्फ बात की जा सकती है, कैलकुलेशन के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन इसको हम अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यही मोल होता। अब ये नंबर एक्चुअली बेटा आता कहां से है, जरा इसकी बात हम लोग कर लें। अब मैं आपको ले चलूंगा कि एक्चुअली कैलकुलेशन मिलता कहां से है, तो उसी चीज को मैं आपको ले चलता हूं और पीछे आता हूं मोल का डिफिनीशन क्या था। तो बेटा मोल जो होता है ना, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बताता है। किसको बताता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बताता है दैट हैज मेनी स्पीसीज। अब उसके अंदर कौन कौन से स्पीसीज आएंगे? स्पीसीज मतलब पार्टिकल्स की बात कर सकते हो। तो बेटा स्पीसीज में एटम आ सकता है, स्पीसीज में भाई साहब मॉलिक्यूल आ सकता है, स्पीसीज में आयंस आ सकते हैं, स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन आ सकता है, स्पीसीज में प्रोटॉन आ सकता है, स्पीसीज में न्यूट्रॉन आ सकता है। ठीक है, दुनिया का कोई भी सब्सटेंस आ सकता है, कोई भी पार्टिकल्स आ सकता है। तो ये बात हम आपको बताएंगे, लेकिन किसमें प्रेजेंट होता है? लिखा है प्रेजेंट। देखो डिफिनीशन भी जानना जरूरी है। वो अलग बात है कि पेपर में आपके ऑब्जेक्टिव में पीवाईक्यू में नहीं आता। आता कहां से है? वो यहां से आता, मैं आपको बताऊंगा पीवाईक्यू के टाइम पे। तो ये सारे पार्टिकल, सारे स्पीसीज कहां प्रेजेंट हो? 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स। अब बोलोगे सर क्यों सिर्फ कार्बन 12 को लिया गया और कार्बन 12 में कार्बन के 12 आइसोटॉप्स को क्यों लिया गया? तो मैं उसकी बात आपको यहां बताता हूं। एक्चुअली बेटा कार्बन जो होता है ना, कार्बन 3 आइसोटॉप्स दुनिया में देखने को मिलता है। 3 आइसोटॉप्स कौन कौन से होते हैं? ये आप होता है 6C12, ठीक है, एक होता है 6C13 और 1 होता है बेटा 6C14। और एक बात आपको पता होगा कि जो 6C14 होता है वो कार्बन डेटिंग के फॉर्म में यूज किया जाता है। अब बोलोगे सर एवोगैड्रो के अंदर क्या बात आई कि उन्होंने इसको यूज करा? इसलिए यूज किया कि जो नेचर में ज्यादा मिलता है, इजिली अवेलेबल होता है, ठीक है, तो उसको आसानी से यूज कर लिया जा सकता है। इसीलिए उनके दिमाग में बस यही था कि इनका जो एबंडेंस होता है वो ज्यादा होता है, नेचर में ज्यादा वो देखने को मिलता है, इसलिए उसको इस्तेमाल किया। बाकी और उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि 12 ग्राम ऑफ, देखो बहुत अच्छी बात आप सीख रहे हो। बस ये ध्यान देना कि इसकी नीड नहीं होती है, लेकिन जानना जरूरी इसलिए है कि ये कभी भी आपको पीवाईक्यू में दे भी सकता है कि आखिर ये नंबर आता कहां है। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स का मतलब ये होता है कि भाई साहब जिसके एटॉमिक नंबर सिमिलर हो और मास नंबर डिफरेंट हो। देखो इसके भी 6, इसके भी 6, इसके भी 6, इसका 12, 13, 14, तो एटॉमिक नंबर सबके सेम दिख रहे हैं और मास नंबर डिफरेंट दिख रहे हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये आइसोटॉपिक स्पीसीज कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां हम बहुत डिटेल इसके बारे में नहीं बात करेंगे। अब 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप, तो भाई साहब कार्बन 12 का एक एटम का मास तो होना चाहिए ना। तो इसको पता लगाया गया, इसको जब पता लगाया गया तो कहां से लगाया गया ये जरा देख लिया जाए। यहां पे आते हैं, एक टेक्निक होता है जब आप सीनियर क्लास में जाओगे, एमएससी करने जाओगे पीजी में, तो स्पेशलाइजेशन होता है जिसे कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। स्पेक्ट्रोस्कोपिक में मास होता है, आईआर होता है, एनएमआर होता है, बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, लेकिन यहां जो इस्तेमाल किया गया है मैं कह सकता हूं कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक यूज किया गया है। और ये जो टेक्निक होता है भाई साहब, ये पता लगाता है किसी एक एटम के पार्टिकल की मास।
तो अब देखा ये गया कि एक एटम का जो मास होता है, कौन से, कार्बन 12 के, तो कार्बन 12 के एक एटम का जो मास मिलता है बेटा वो 1.9924 समथिंग आता है और 10⁻⁻23। तो बहुत कम वैल्यू आता है, बहुत माइन्यूट वैल्यू आता है, निग्लिजिबल की तरह। -23 का मतलब क्या है, बहुत छोटी वैल्यू है। -23 का मतलब बहुत छोटी वैल्यू है, उसको हम पता ही नहीं लगा सकते हैं बेटा। मतलब क्या हुआ कि ये एक एटम का मास इतना पता लगाया गया, और पता किससे लगाया गया, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से। बात क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। तो हमको पता लगाना है नंबर ऑफ एटम क्या होता है, वही तो मोल को डिफाइन करता है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन को हम लोग देख लें, अच्छा लगेगा। इसको पलट दो बेटा यूनिटरी मेथड में कि 1.99 × 10⁻⁻23 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एट हैज एटम 1। भाई एक ही एटम का ना ये मास है, एक ही एटम का ना मास है, तो हम करेंगे क्या, इसको पलट देंगे। तो ये ग्राम है और ये एक एटम का मास है। अब 1 ग्राम का जब फाइंड करोगे तो 1 बाई इतना आएगा, 1.99 10⁻⁻23। मैथमेटिक्स लगाओ तो ये जो है 12 ग्राम का मुझे चाहिए, क्योंकि 12 ग्राम हमको डिफिनीशन में मिला है। तो 12 ग्राम में क्या होगा, 1/1.99 10⁻⁻23 इंटू 12। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जब डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगा भाई साहब। आपको इतनी मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए, अगर इतनी मैथमेटिक्स नहीं आएगी तो थोड़ी दिक्कत आएगी। तो ये नंबर कहां से आता है ये आपको मैंने बता दिया। अब आपको सीखना जरूरी है कि ये किस तरीके से किया गया, मैंने आपको पूरी कंप्लीट बता दिया। तो मोल को हम आगे ले चलते हैं और यहां आते हैं कि मोल को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। एक बात और पहले बता दूं कि डेली लाइफ में बेटा 1 मोल जो होता है, 1 मोल जो होता है वो 6.022 10⁻23 होता है, बराबर बात है। अब जरा ये बताओ कि ये नंबर क्या पॉसिबल है फाइंड करना, ये पॉसिबल है फाइंड करना, नहीं पॉसिबल है। इतना बड़ा नंबर इम्पॉसिबल है, सिर्फ कागज पे बात की जा सकती है, पेपर पे कैलकुलेशन के लिए बात की जाती है, डेली लाइफ में नहीं कर सकते हैं। तो खैर वो सब बातें मैं आगे करूंगा, पहले हम कैलकुलेशन यहां पे आते हैं कि कैलकुलेशन मोल को करने के लिए 3 केसेस मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, और इन 3 केसेस में आपको केस 1 में, केस 2 में, केस 3 में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो यही चीजें हैं, इसीलिए आपको एक एक टॉपिक में आपको समझाऊंगा, बस पेशेंस बना करके आपको वीडियो के साथ कंप्लीट बना रहना है। और सारे लेक्चर में, जितने भी लेक्चर आपको मिलेगा उसमें अगर आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है तो आपको प्रमोट करना होगा, टीचर्स की एनर्जी बढ़ानी होगी। किससे, आप यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए, चैनल को प्रमोट करिए, तो आपको और ज्यादा कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। तो बेटा केस फर्स्ट पे आते हैं हम लोग, और मैं आपको ले चलता हूं केस फर्स्ट में। केस फर्स्ट में कैसे मोल निकालते हैं, N = W/M। W/M का मतलब वेट ऑफ सब्सटेंस होता है। W ये हमेशा ग्राम में दिया जा सकता है, किलोग्राम में रहेगा तो ग्राम में उठा लाइएगा, क्योंकि मोल में वेट को ग्राम में लेना है। यहाँ M क्या है, मोलर मास है, एटॉमिक मास है। मोलर मास किसके लिए भाई साहब, मॉलिक्यूल के लिए। एटॉमिक मास किसके लिए, एटम के लिए। बात क्लियर है। तो ये सारी बातें आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको अच्छा लगे, आपको कोई डर ना लगे सब्जेक्ट से। बहुत सारे लोग डरते हैं, डरना नहीं है। अब देखिए ध्यान से, यहां पे हम करते क्या है कि न्यूमेरिकल आपको बताता हूं, न्यूमेरिकल करेंगे कैसे। मैं अलग अलग पेज पे आपको सारा समझाऊंगा, और बिल्कुल आराम आराम से हम लोग सीखेंगे। सीखने की कोई स्पीड नहीं बढ़ाना है। कह रहा है मोल आपको बताना है, कहां कहां पे, इन तीनों केस में। कहां कहां पे, इन तीनों केस पे आपको बताना। कितने ग्राम के लिए, 12 ग्राम के लिए। किस एटम के लिए, हीलियम के लिए। तो मैं एक अलग पेज आपके लिए यहां ले लेता हूं। कह रहा है कि आप बेटा मोल को कैलकुलेट करिए। क्या कैलकुलेट करिए, मोल को। क्या करना है, मोल को। दिया क्या है भाई साहब, दिया है आपका वेट दे रखा है, किसका, हीलियम का। कितना दे रखा है, देख लिया जाए। हीलियम का वेट 12 ग्राम दिया है, चलो हम लिख देते हैं 12 ग्राम। बात क्लियर है। इसके बाद मोलर मास या एटॉमिक मास हीलियम का आप बचपन से जानते हो, ग्राम, 4 ग्राम पर मोल होता है। तो मुझे लगता है
कि इसके बाद आपको कहीं तकलीफ नहीं होनी चाहिए सवाल को सॉल्व करने के लिए। देन द फॉर्मूला विल बी n इज इक्वल टू w बाई एम। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ w एंड m, तो क्या होगा भाई साहब, n इज इक्वल टू 12/4। देखो मैं अभी आपको इजी इजी सवाल करा रहा हूं, और जब इजी के ऊपर चलेंगे तब आपको थोड़ी दिक्कत होगी। ये आपका 3 मोल आएगा। कितना मोल आ गया, 3 मोल। तो एक आंसर आपको यहां से आपके पास आ जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया कैसे करना है। एक सवाल और यहां पे आते हैं, पीछे देखो, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या दिक्कत है, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए हम लोग बात करते हैं, एक यहां पे ले चलते हैं। 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में मोल चाहिए, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में क्या चाहिए भाई साहब, आपको मोल की वैल्यू चाहिए। तो कैसे मोल की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, मोल की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास रास्ता है, उस रास्ते से चला जा आएगा। बेटा W जो दिया हुआ है ना, वो कितना दे रखा है, जो W दे रखा है वो दे रखा है आपका 2 ग्राम। चलो हमने लिख दिया 2 ग्राम, ठीक है। मोलर मास, आप एटॉमिक मास समझते हो, तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना दे रखा है, तो आपको भी पता है, ये 1 लिखा हुआ है, 1 ग्राम आपका लिखा होता है, ग्राम पर मोल हम इसको लिखेंगे। अब बेटा मोल n जो होता है ना, वो W बाई एम फार्मूले से आप लिखते हो, तो ये आपका वैल्यू आएगा 2/1 इज इक्वल टू 2 मोल, ठीक है। एक बात और यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको अच्छा भी लगेगा बात समझने में, कि बेटा जब कहीं भी मोल लिखा हो, है ना, मोल लिखा हो, तो इट रिप्रेजेंट द क्वांटिटी। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भाई साहब क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन 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 अगर कहीं गलती से MOL लिखा होता है, तो MOL विल रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ मोल। किसका, यूनिट ऑफ मोल की बात करेगा। ये बात आपको थोड़ा बताना जरूरी था। डन है, समझ में आ गया। मैं पीछे आता हूं सवाल पे, आप वीडियो को स्किप करके, सॉरी रोक करके वीडियो को लिख, जो भी कंटेंट है लिखते चलिए, नोट्स बनाइए, तब मजा आएगा। तीसरे सवाल पे आते हैं बच्चा लोग, कि हीलियम के 4 ग्राम दिया हुआ है और 4 ग्राम में मोल कितना होगा। तो करना कुछ नहीं है, n आपको चाहिए, n आपको चाहिए। क्या दिया हुआ है भाई साहब, W कितना, 4 ग्राम दे रखा है, और m कितना होगा हीलियम का, ये भी आपका 4 ग्राम होगा, ये भी आपका 4 होगा ग्राम पर मोल में। तो n निकालना अब आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, W बाई एम से आप निकाल लीजिए, 4/4 लिख दीजिए, 1 मोल आपका आंसर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। बात क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। तो ये न्यूमेरिकल रहा। तो हम लोगों ने तीनों न्यूमेरिकल बहुत अच्छे तरीके से क्लियर समझ चुके हैं, और आपको भी समझ में आया होगा, ये मेरी उम्मीद है। इसके बाद एक सवाल मैं बीच में और इंसर्ट करता हूं, जहां पे आपको एक यूनिक चीज बताऊंगा, जहां आपको दिक्कत न्यूमेरिकल में आता है। तो मैं यहां पे ले चलता हूं, एक सवाल देता है, कहता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 25 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। अब यहां पे कुछ हिडन चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है बेटा, अगर नहीं जानोगे तो गलत होने के चांसेस सवाल में आएंगे। तो सवाल को गलत करने के लिए थोड़ी ना आप बैठे हुए हो, सवाल को समझो और अच्छा से समझो। पहली बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि न्यूमेरिकल से पहले, कि बेटा ऑक्जेलिक एसिड का दुनिया में 2 रूप में मिलता है। ऑक्जेलिक एसिड जो है दुनिया में 2 रूप में मिलता है, और वो 2 रूप क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं, वो ध्यान दो पहले। ये ऑक्जेलिक एसिड है भाई साहब, और ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो 2 रूप में कैसे दिखाई देता है, एक हाइड्रेटेड दिखाई देता है और एक एनहाइड्रस दिखाई देता है। मतलब एक को कहते हैं हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड, हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड, और एक बेटा होता है एनहाइड्रस ऑक्जेलिक एसिड, एनहाइड्रस ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। तो हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है, विच हैव द डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रेटेड का मतलब यही होता है भाई साहब
कि जिसके पास डेफिनेट अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल दिखाई देता है वो बेटा हाइड्रेटेड होता है। ये इसकी बात मैं कर रहा हूं। हैविंग वाटर मॉलिक्यूल, हैविंग वाटर मॉलिक्यूल। देखो आपको कंटेंट एकदम बेहतरीन मिलेगा इस चैनल पे और इस प्लेटफॉर्म पे, जो हम केआई के प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। आपको हर चैप्टर के टॉपिक बेहतरीन मिलेगा। तो हैविंग वाटर मॉलिक्यूल मतलब जो फॉर्मूले की बात करेंगे भाई साहब, तो फॉर्मूला यहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड के साथ 2 मोल आपका वाटर यहां पे मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, या इसे कहते हैं डाई हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड। दोनों बात हुई। तो ये इसका जब मॉलिक्यूलर मास निकालोगे ना बच्चा लोग, तो क्या आएगा, 2 कार्बन है, 12 इंटू 2। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर प्लस करना है कि क्या करना है। भाई साहब एटम के मास को ऐड कर दो ना, नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करके। तो अपने पास 2 कार्बन, चलो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद 2 और 2 4, तो 4 और 16 हो गया। और देखो 2 इंटू वाटर का जो मास होता है भाई साहब वो 16 + 2 18 हो जाता है। तो दैट इज 126 ग्राम पर मोल आ जाएगा। जब हम एनहाइड्रस की बात करेंगे, जब हम लोग एनहाइड्रस की बात करेंगे, तो एनहाइड्रस में क्या आएगा कि वहां पर जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे वो नहीं होंगे भाई साहब। जो वाटर के मॉलिक्यूल थे वो नहीं होंगे और इसका जो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा वो आपका 90 हो जाएगा। क्यों 90 हो जाएगा, क्योंकि वहां से इतना वाटर मॉलिक्यूल मैंने वापस कर माइनस कर दिया, जो पानी का मॉल था वो बाहर कर दिया, बात खत्म। तो बोलोगे सर यहां तो कुछ नहीं दिया है, यहां तो कुछ नहीं दिया है, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ बोलेंगे जरूर, मैं बताऊंगा आपको। नो वाटर मॉलिक्यूल, यहां पे पानी नहीं मिलेगा बेटा। तो जब सिर्फ ऑक्जेलिक लिखा रहा है न्यूमेरिकल में, तो एक बात समझना कि वो हाइड्रेटेड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? वो हाइड्रेटेड की बात कर रहा है। जब वहां पर पानी नहीं लिखा रहेगा या कुछ भी नहीं लिखा, सिंपल लिखा ऑक्जेलिक एसिड, तो समझ जाना कि वहां वाटर होगा। और अगर एनहाइड्रस लिख दिया तब तो आपको कुछ भी सोचना नहीं है, एकदम शानदार तरीके से जवाब दीजिएगा कि सर वहां पे वाटर नहीं होगा क्योंकि वहां एनहाइड्रस लिख दिया है। तो अब न्यूमेरिकल को करना आसान हो जाएगा। तो मैं यहीं पे आपको बता देता हूं, इसलिए बता देता हूं ताकि आपको कॉपी करने में आसानी रहे, समझ में आए। तो देखो ये W कितना दे रखा है भाई साहब? W दे रखा है 25 ग्राम, बात क्लियर है। और मोलर मास हाइड्रेटेड का मैंने अभी बताया है 126, देखो यहां पे लिखा हूं, तो यहां 126 लिख दीजिएगा ग्राम पर मोल में, या निकाल लो, अब कोई लफड़ा नहीं है। मेन जो बात थी मैं आपको समझा दिया, वही समझाने के लिए मैं सवाल लिखा भी हूं। तो क्या हो जाएगा 25/126 मोल में भाई साहब इसका आंसर आ जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर। बोलिए बात क्लियर है? ये सारे सवाल समझ में आए आपको? सारे सवाल समझ में आए? बताइए, आनंद आया सवाल में? अब मैं आगे ले चलता हूं आपको नेक्स्ट लेक्चर पे। ये न्यूमेरिकल मैंने आपको समझाया था, आगे नए न्यूमेरिकल में हम लोग ले चलेंगे, यहां पे आएंगे। तो ये पहले मैं पूरा लेक्चर आपको बताता हूं, न्यूमेरिकल बताता हूं। तो पार्ट 1 का लेक्चर मैं आज आपको समझाऊंगा और पार्ट 2 माने केस 2 की बात हम सेकेंड लेक्चर में ले चलेंगे। आप एकदम निश्चिंत वीडियो के साथ बने रहिए, कॉन्टिन्यूअस बने रहिए, आपको रिजल्ट मिलेगा, पक्का है, आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, टाइम बिना वेस्ट किए। क्या कह रहा है? यूरिया दिया है बेटा, यूरिया, यूरिया दिया है, चलो ठीक है, यूरिया है, घबराने की जरूरत नहीं है। यूरिया का जो फॉर्मूला होता है भाई साहब, दैट विल बी NH2CO NH2, मतलब कि NH2CO NH2 होता है। यूरिया जो होता है आप भी जानते हो कि फर्टिलाइजर होता है जो खेतों में इस्तेमाल किया जाता है। इसका जब हमको कितना दिया है W भैया, W दे रखा है कितना 180 ग्राम, है ना। और मोलर मास कितना देगा यूरिया का, निकाल लेते हैं। 2 नाइट्रोजन है तो 2 × 14 हो जाएगा, ठीक है। 4 हाइड्रोजन है तो 4 × 1 हो जाएगा। 1 कार्बन है 12 हो जाएगा और 1 16 हो जाएगा। कितना आएगा 28
+4 +6 +2 8 28। तो ये आई थिंक 60 आएगा ग्राम पर मोल में। अब इसके आगे तो आप खुद कर सकते हो, W दे रखा है तो N इजिकल टू निकालने का क्या लफड़ा है भाई साहब, कोई लफड़ा नहीं है, निकाल लीजिए। हो जाएगा आपका 180 अपॉन 60, 6 3 जा 18, 3 मोल। आपके स्क्रीन पे जो न्यूमेरिकल है वो इस तरीके से आपको करना है। कुछ फायदे हो रहे हैं, लग रहा है आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है? बिल्कुल होगा, गारंटी के साथ, दावे के साथ बोल रहा हूं बेनिफिट होगा। बस वीडियो के साथ कंप्लीट लगे रहना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं बेटा, टाइम बिना वेस्ट किए। 13.2 ग्राम ऑफ CO2 दिया है, तो भाई साहब 13.2 ग्राम ऑफ CO2 लिखा है, 13.2 ग्राम ऑफ CO2 लिखा है। तो यहां W आपका क्या दे रखा है आपके सामने, ये दिया है 13.2 ग्राम, ठीक है। और यम कितना हो जाएगा CO2 का, निकाल लो, 12 + 2 × 16। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, मुझे तो पता ही है, ग्राम पर मोल में। तो मोल बेटा कितना आ जाएगा, 13.2 / 44। आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। दिस इज द आंसर। यहीं पे आप कैलकुलेट करके आंसर निकालिए, कुछ आपके लिए मैं काम छोड़ रहा हूं, ठीक है। तो एक सवाल ये हो गया। इसके बाद बेटा मैं दूसरे सवाल पे जब आऊंगा तो कौन सा पूछ रहा है, 24 ग्राम ऑफ O3 क्या लफड़ा है, 24 ग्राम ऑफ O3 में क्या लफड़ा है, यही करा देता हूं मैं आपका। 24 ग्राम ऑफ O3 में ही मैं आपको यही समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 24 ग्राम ऑफ O3 का मतलब क्या है, W आपका कितना दे रखा है 24 ग्राम। O3 का मास बेटा कितना हो जाएगा, O3 का 16 3 जा 48 हो जाएगा, 16 3 48, आप भी जानते हो। तो क्या हो जाएगा, मोल इजिकल टू W/m, और W/m वैल्यू पुटअप कर दीजिए तो 24/48, ये आई थिंक 2 टाइम में जाएगा और ये 0.5 मोल आ जाएगा। तो ये रहा आपका दूसरा आंसर, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आते हैं, 1.6 किलोग्राम ऑफ SO2 दिया है, तो यहां कोई दिक्कत नहीं है। यहां 1.6 किलोग्राम को ग्राम में बदल लो, तो इसको भी जरा देख लिया जाए। 1.6 किलोग्राम है, और किसको दिया है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो बेटा वेट को आपको लिखना है 1.6 × 1000 ग्राम, है ना, और ये बेटा आ जाएगा 1600 ग्राम। और मोलर मास SO2 का भाई साहब कितना आ जाएगा, SO2 32 हो जाएगा, सल्फर का 2 × 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 64। अब आप मोल निकाल लीजिए, तो 16/64 आप कैलकुलेट कर लेना। दावे के साथ बोल रहा हूं, दोबारा आपको मोल नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर यहां लेक्चर समझ में आ जाए तो, और आएगा, बेहतरीन आएगा। आप बस पेशेंस बना करके, कंसंट्रेशन बना करके, कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे तब बनेगा, सिर्फ मोबाइल के स्क्रीन देखने से नहीं बनेगा। तो ये रहा आपका तीसरा वाला सवाल, तो हम लोग ये भी पूरा पुटअप कर लिए, तो क्लियर हो रहा है। एक छोटे छोटे सवाल दो और हैं, हम उसको भी बात कर लेंगे, फिर आगे आपको छोड़ेंगे। मास कैसे निकालते हैं बेटा, उसी में रिवर्स करके मास पूछ लेता है, तो आप घबराइएगा नहीं, मैं आपके साथ हूं, और जब तक यहां रहूंगा तब तक आपको एकदम सांस के सांस रहेंगे मिला करके सवाल आएगा। मास पूछ रहा है भाई साहब, मास पूछ रहा है, मोल दे रखा है, बेहतरीन सवाल हमारे सामने खड़ा हुआ है, बेहतरीन सवाल के साथ हम लोग नहीं चलेंगे। मास दिया हुआ है, तो इसका मतलब हम यहां पे क्या लिखेंगे, मास, सॉरी पूछ रहा है किसका भाई साहब, अमोनिया का, किसका, अमोनिया का। और भाई साहब मोल कितना दे रखा है बच्चा लोग, 4 मोल दे रखा है। भाई साहब यम कितना चाहिए, यम आपका अमोनिया का चाहिए, तो अमोनिया का मास क्या होता है, 14 × 3 × 1, दैट विल बी 17। ठीक है, डन है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, मोल जो होता है W/m के करीब होता है, W हमको नीड है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो N की वैल्यू यहां 4 दे रखा है और मोलर मास 17 दे रखा है।
सॉल्व कर लेना भाई साहब लोग, आंसर आपके घर आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया। यहां पे आ जाते हैं, 0.25 मोल ऑफ हीलियम दिया हुआ है। क्या दिया है? 0.25 मोल ऑफ हीलियम। इसका मतलब 0.25 मोल ऑफ हीलियम का मतलब क्या है? मोल इज इक्वल टू 0.25 दिया है बच्चा लोग, ठीक है। और आपको W चाहिए, और हीलियम का मोलर मास आपको पता ही होगा। तो N इज इक्वल टू W/m आपके सामने लिखा हुआ है। तो W बेटा क्या हो जाएगा? W मुझे चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.25 कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पे आपका ग्राम में आंसर आ जाएगा। ये पूरा का पूरा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया। ये थर्ड वाला देखा जाए, मिली मोल थोड़ा आपको रुला सकता है बेटा। मिली मोल कैसे निकालते हैं? मिली मोल को मोल में ले जाओ ना, क्या दिक्कत है? तो 5 इंटू 10⁻³ मोल हो गया। मतलब n जो रेट ले लिया हमने 5 इंटू 10⁻³ 1 मिली मोल में 10⁻³ मोल यहां दिख रहा है। तो आपको W चाहिए था, बिल्कुल चाहिए। m किसका चाहिए? SO2 का। तो SO2 का मोल आप निकाल लीजिए, 12 इंटू ये हो जाएगा आपका 16, दैट विल बी 44, ठीक है। क्या आएगा? ग्राम पर मोल में आ जाएगा। तो यहां से भी आप क्या कर सकते हो? W इज इक्वल टू N इंटू M आप निकाल लेना, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई सबको? सबको समझ में आ गया? यहां तक कोई झंझट तो है नहीं। तो ये पूरी की पूरी कहानी आपको मैंने पार्ट 1 में पूरा का पूरा मैंने बताया है। जितना मैंने आपको समझाया है उतना सवाल मैं एक बार बता भी देता हूं कि कहाँ पे आपको सवाल मैंने बांटा था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। उस पे मैंने एक सेक्शन आपको मैंने पढ़ा दिया। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आपको एक सेक्शन मैंने, ये वाला सेक्शन मैंने आपको पूरा बेहतरीन तरीके से समझा दिया लेक्चर। उम्मीद होगा कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे तो केस 2 केस 3 को बात करेंगे एक साथ। एक बात और बता दूं, वीडियो थोड़ी सी अगर बड़ी होती है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप जितना ज्यादा न्यूमेरिकल से गुजरोगे, जितना ज्यादा फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल करोगे, उतनी ज्यादा आपकी फिजिकल केमिस्ट्री बारूद होती जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑर्गेनिक में रिएक्शन को प्रैक्टिस करना होता है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी कापियां भरोगे, बंडल बंडल कापी खरीद के भरो, वही आपकी शार्पनेस बढ़ाएगी। फिजिकल की बात होती है, फिजिकल में न्यूमेरिकल से डरना नहीं है। मस्त तरीके से खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। इसी के साथ हम आपको एक बहुत बात बोलना चाह रहा हूं, अच्छा लगेगा आपको भी, कि अगर आप हमारे वीडियो के साथ रहे होंगे तो उसके लिए थैंक यू, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सबको नमस्कार।